आपने 80 मार्क्स स्कोर किया ऑल इंडिया हाई है। कई बच्चों को ऐसे डाउट रहता है कि सर हम अगर कोई टॉपिक छोड़ के चले जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी। तो आपने भी तो कुछ टॉपिक्स छोड़े होंगे जिनमें आपने थोड़ी काम चोरी करी हो। स्टैंडर्ड में कई बार उसकी डेफिनेशंस कुछ लिखी होती है, जैसे परवेसिव की डेफिनेशन हो गई, या स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव हो गया कि ऐसे 705 का ये ऑब्जेक्टिव है, ऐसे 706 का ये ऑब्जेक्टिव है। अब क्या ये सब छोटी छोटी चीजें भी आप याद करते थे, या ये सब चीजें समझ के आप फोकस करते थे मेन कंटेंट है उसको याद रख के चलो? ये जो आखिरी 1.5 डेज थे, 2 डेज थे, इसमें आप क्या ये कोशिश करते थे सारी चीजें मुझे रिकॉल होनी चाहिए, या फिर आप देख रहे थे कि भाई कॉन्सेप्ट देखा, थोड़ा पॉइंट्स को रीड किया, रिकॉल किया, आगे बढ़े? पेपर देखा था तब हर क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन छूट जा रहे थे कि समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा था कि देखो जिस बच्चे को तंग आ रहा है, जिस बच्चे को वीक लग रहा है, वही बंदा ऑल इंडिया हाईएस्ट लेके आ रहा है। तो हम अपने आप को पता नहीं कब क्यों समझ लेते कि यार हमसे नहीं हो पाएगा। मित्रों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में, जहां हैं हमारे साथ साक्षात प्रभु राम जी। पूरा नाम है इनका प्रभु राम प्रकाश, और इनके आए हैं सीए फाइनल ऑडिट में 80 मार्क्स, और 80 मार्क्स इज द ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स फॉर दिस अटेम्प्ट। जी हाँ, आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि साक्षात ये आपके साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रभु राम प्रकाश जी, कैसा लगा आपको इतने बढ़िया मार्क्स लाके? बहुत खुशी हुई सर। वो पहले मुझे मालूम ही नहीं था वो 80 मार्क्स ऑल इंडिया हाईएस्ट है। देख के लग तो रहा था कि वो होने चाहिए, लेकिन जब आपने ग्रुप में डाला था, टेलीग्राम ग्रुप में, तब पता चला कि हाँ यही ऑल इंडिया हाईएस्ट है। तो बहुत खुशी हुई, और मेरे फ्रेंड्स लोग भी कॉल करने लगे कि हाँ ऑडिट में ऑल इंडिया हाईएस्ट आया है, अपनी स्ट्रैटेजीज क्या है बताओ बोल के। ग्रेट। सो विदाउट मच अडू इनसे एक एक करके सारे सवाल पूछते जाएंगे ताकि आप भी एकदम बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सके अपने ऑडिट के पेपर में जो आने वाले एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहले प्रभु राम मुझे ये बताओ, एक तो आपने ना टीका भी लगा रखा है, ठीक है, तो मुझे एकदम वही ना वो रिलीजियस वाली फीलिंग आ रही है। तो दोस्त मुझे सबसे पहले ये बताओ, आपने क्या मटीरियल रेफर किया? What were the notes? What were the question bank? क्या आपने आईसीए का स्टडी मटेरियल भी रेफर किया था? क्या क्या रेफर किया आपने फॉर योर एग्जाम? बेसिकली क्लासेस भी आपसे ही लिया था, तो आपका मटेरियल और क्वेश्चन बैंक भी आया था सर। तो आप कंप्लीटली आपके नोट्स और क्वेश्चन बैंक पे ही मेरा बेसिस था। आईसीए का मटेरियल तो रेफर नहीं किया, वो रेफर करने वाला था लेकिन वो थोड़ा डिले हो गया उसका। तो फिर मेरे फ्रेंड्स भी कहने लगे कि ये नोट्स बिल्कुल परफेक्ट है, बस है, उसके आगे की कुछ जरूरत नहीं है। तो मुझे भी यही लगने लगा कि उतना मटेरियल तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, जो भी मुझे समराइज करके दिया है उसको प्रिपेयर करूंगा, तो बस है। पूरा 100% कवरेज करने की भी जरूरत नहीं है, जो 80 to 90% कवरेज है वो भी बस है। क्या बात है। तो 80 to 90% कवरेज करके भी अगर कोई 80 मार्क्स ला सकता है तो दोस्तों सच में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, इवन वो जो मटेरियल है, आई थिंक अराउंड 300 पेजेस के हमारे सीए फाइनल के नोट्स हैं, तो क्या उसमें एक स्टूडेंट जब पढ़ता है तो उसको सब कुछ याद करना है, या कुछ ऐसी चीजें रहती है जिनको मैं याद करूं और कुछ चीजों को मैं सिर्फ समझ के भी आगे बढ़ सकता हूं ऑडिट में? हाँ सर, बेसिकली जो याद रह सकता है उसको याद करने की कोशिश करता था मैं। याद रह सकता है मतलब ऐसा तो मैं तो याद तो मतलब ऐसे कुछ रह सकता है, कुछ नहीं रह सकता। इसका क्या मतलब है याद रह सकता है? हाँ, मतलब कि फर्स्ट एक बार पूरा पढ़ लेंगे तब अपने को समझ आ जाता है कि हाँ कितना पढ़ सकते हैं हम, अपनी स्टेबिलिटी क्या है, कितने याद रख सकते हैं। नेक्स्ट रिवीजन में क्या करता था, पूरा समझ में तो पूरा टोटली 100% का पूरा समझता था। नेक्स्ट रिवीजन में जितना भी ग्रास्प हो रहा था उतना उसको हाईलाइट कर देता था। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन तो मुझसे याद हो रहा है, बाकी के क्वेश्चंस पे फोकस करता था। बाकी क्वेश्चंस पे हाँ, जैसे जैसे डिवीजन बढ़ते गए तो सभी कवरेज होते गए। अच्छा, ऐसा भी कुछ रहता था कि ये पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स हैं, इनको मुझे याद करके चलना है, इन टॉपिक्स को मैं समझ के चलूं तो भी चलेगा, ऐसा भी आप कुछ करते थे? हाँ, बेसिकली आईसीए के वेटेज के हिसाब से वो प्रोफेशनल एथिक्स और स्टैंड्स ऑन ऑडिटिंग का 70% का वेटेज है, 50% का वेटेज था। हाँ, तो मैं क्या था उसमें तो मुझे पूरा 100% कवरेज करना है, पहले से ही यही था, यही प्लान करके रखा था। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और प्रोफेशनल एथिक्स में तो अपन कुछ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उसमें जितने भी स्टैंडर्ड्स है, जितने भी क्लॉजेस है, पूरा याद करके चलना है। इतना सोच लिया था कि वो तो 70% का तो वहीं पे कवरेज हो गया मेरा। जो मेरा टारगेट 80% था तो उसमें 70% कवरेज हो गया। तो उस पर 100% प्रिपेयर हो गया, तो एग्जामिनेशन नहीं तो पास तो पक्का हो। हाँ, बाकी का अगर टाइम है तो बाकी के 3-4 और भी चैप्टर्स पढ़ के चले जाएंगे। तो फिर भी वैसे मैनेज एग्जामिनेशन का तो मैनेज कर सकते हैं। ग्रेट। अच्छा, प्रोफेशनल एथिक्स में कई सारे बच्चे सोचते हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स का अगर मैं मटेरियल पढ़ने जाऊं तो 50 पेजेस के नोट्स हैं। हाँ, तो क्या अब मुझे प्रोफेशनल एथिक्स में सपोज क्लॉज दे रखा है, क्लॉज के अंदर भी ढेर सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या सब कुछ याद करना है या सिर्फ मैं क्लॉज याद करूं, पॉइंट्स रीड करूं उतना भी चलेगा? हाँ, मैं क्या करता था, क्लास तो याद रखता था। क्लास नंबर, पार्ट नंबर, शेड्यूल नंबर तो याद रखते थे, पक्का याद रखना था। ठीक है। तो उसमें जो भी मेन
मेन पॉइंट्स थे उसको समझ लेता था। ठीक है। समझ लेता, 2-3 बार समझ लेते तो अपने वर्ड्स में तो अपने आप में लिख सकते हाँ लिख सकते, अपने आप आ जाते हो। तो क्लॉज अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते, क्लॉज तो इंस्टीट्यूट जो है वही देना। तो दोस्तों ये आपके लिए एकदम बढ़िया समझने वाली बात हो गई कि क्लॉज का नंबर, पार्ट और शेड्यूल नंबर आपको याद रहना चाहिए। क्लॉज की वर्डिंग्स आपको एकदम प्रॉपर आनी चाहिए, जो उसके अंदर के पॉइंट्स लिख रखे हैं उनको बस आप समझ के चलो ताकि आप अपने वर्ड्स में भी लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। ऐसी में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में आपसे पूछना चाहूंगा, देखो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी भले ही चलो मान लो 50% की वेटेज रखते हैं, बट कंटेंट बहुत ज्यादा है। अब उसमें भी एक इंसान सब कुछ तो याद नहीं रख सकता, तो क्या अब स्टैंडर्ड में कई बार उसकी डेफिनेशंस कुछ लिखी होती है, जैसे परवेसिव की डेफिनेशन हो गई, या स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव हो गया कि ऐसे 705 का ये ऑब्जेक्टिव है, ऐसे 706 का ये ऑब्जेक्टिव है। अब क्या ये सब छोटी छोटी चीजें भी आप याद करते थे, या ये सब चीजें समझ के आप फोकस करते थे, मेन कंटेंट है उसको याद रख के चलो? हाँ, बेसिकली मैं क्या सोच रहा था, वो सभी ऑब्जेक्टिव का सभी चीजें तो सीए इंटर में टेस्ट करते हैं। ठीक है। जो भी मेन सब्जेक्ट है वो सीए फाइनल में टेस्ट करेंगे। जो भी वो छोटी छोटी मेन प्रोसीजर्स रिपोर्टिंग पार्ट होता है, इसको वो मेन प्रोसीजर्स आके सीए फाइनल में चेक करते थे। ठीक है। वही सोच के वो जो भी छोटा छोटा था, जो भी मुझे लग रहा था कि ये टेस्ट तो नहीं होगा, इसका आईसीआई का ट्रेंड भी वैसा नहीं चल रहा है, हाँ, तो फिर जो भी मेन कंटेंट था वो पढ़ के चलता था, उसको मेजरली याद करने की। बिल्कुल सही। सो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में भी हमको क्या करना है, देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंटर लेवल पे आप ऑलरेडी कवर करके आए हो, तो सीए फाइनल लेवल पे जो प्रोसीजर्स वाला पार्ट होता है, रिपोर्टिंग वाला पार्ट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, उसको तो आपने बिल्कुल भी कोई कमी छोड़ के नहीं चलनी। अच्छा, जल्दी से मुझे ये बात भी बताओ, ये हमको समझ आ गया लर्निंग वाले पार्ट में, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में हमने मेन फोकस कर लिया प्रोसीजर्स और रिपोर्टिंग पे, और जो हमारा प्रोफेशनल एथिक्स हो गया उसमें फोकस कर लिया क्लॉजेस पे, मेन हमारा फोकस रहेगा। जो बाकी अदर ऑडिट के चैप्टर्स थे, अब जैसे आपने 80 मार्क्स स्कोर किया ऑल इंडिया, कई बच्चों को ऐसे डाउट रहता है कि सर हम अगर कोई टॉपिक छोड़ के चले जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी, तो आपने भी तो कुछ टॉपिक्स छोड़े होंगे जिनमें आपने थोड़ी कामचोरी करी होगी। वो कौन से टॉपिक्स थे? एक तो बेसिकली ईएसजी का नया जो ऐड इमर्जिंग एरियाज का सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, वो आपने छोड़ दिया। वो तो कंप्लीटली छोड़ दिया था। और स्टार्टिंग में बैंक ऑडिट भी छोड़ने वाले थे, फिर पता चला कि उससे 6 to 8 मार्क्स का वेटेज है, तो जल्दी से क्या किया, 4 दिन टाइम लेके ठीक है, आपका रिवीजन वीडियो देखते गया, 10 मिनट्स का जो भी है उतना टॉपिक समझ गया, उसको सीख लिया। तो वैसे मुझे जल्दी सीखने को हो गया था। ठीक है। जो भी वो 25 पेज है वो भी 3-4 दिन में, बेसिकली दिन में 3 घंटा ही पता था, 3 घंटे बोले तो पूरे 12-15 घंटे। सो ये मतलब आपने बेसिकली ऐसा किया, बैंक ऑडिट को तोड़ा 4 दिन के साथ। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने वो किया जो अंग्रेज लोग अपने साथ करके गए थे, डिवाइड एंड रूल, ऐसा किया। राइट। तो जो बैंक ऑडिट का चैप्टर था उसको तोड़ दिया 4 दिन के अंदर, और 4 दिन के हिसाब से इन्होंने देखा पहले दिन पे मेरे को सारे टॉपिक साथ में नहीं करने, थोड़े टॉपिक्स करने, तो थोड़े टॉपिक कर लिए पहले दिन, थोड़े टॉपिक्स कर लिए दूसरे दिन। दिक्कत अपने साथ कब आती है, जब हम सारा का सारा बैंक ऑडिट एक साथ उठा के बैठ जाते हैं, तब दिक्कत आती है। तो कंफ्यूजन बहुत आती है कि भाई इसमें क्या है, उसमें क्या, सब एक जैसे लग रहे थे। तो अपने को ना माइंड को थोड़ी स्पेस देनी पड़ेगी कि भाई एक दिन आपने थोड़ा कर लिया, एक दिन थोड़ा कर लिया, एक दिन थोड़ा कर लिया, तो उससे अपने को बढ़िया वाला कंफर्ट आ जाता है। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, इस बार बच्चों का कहना था कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाज लिटिल ऑन अ टफर साइड, क्योंकि आईसीआई ने नए क्वेश्चंस बनाए थे, प्लस एमसीक्यूज भी थे अलग से। तो मुझे एक बात बताओ, आपने कहा सिर्फ मैंने नोट्स और क्वेश्चन बैंक पे फोकस किया, तो क्या आपसे वो एमसीक्यूज वगैरह बन गए थे? हाँ राइट सर, अभी नोट्स पढ़ रहे तो उसमें पूरा कवरेज हो रहा है, जो भी वेस्ट चीजें है वो नहीं मिल रही है, बाकी जो भी होने चाहिए वो सभी मिल रहा है। मुझे तो एमसीक्यूज में 3-4 बिट्स के अलावा किसी में भी दिक्कत नहीं लगी। 2-3 जगह, मतलब 3-4 जगह आपको लगा कि भाई थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजन हो रही है, बराबर, बाकी सही चीजें बन गई। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जो नए क्वेश्चन आए थे उनको डील करने में कोई टफनेस हुई? हाँ, जब भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन पेपर देखा था, तब हर क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन छूट जा रहे थे कि समझ नहीं आ रहा था। बेसिकली सभी सब्जेक्ट्स में पहले डिस्क्रिप्टिव पार्ट 3 क्वेश्चंस लिखता था, फिर एमसीक्यू करके वापस से डिस्क्रिप्टिव लिखता था। ऑडिट में क्या हुआ, उल्टा हो गया था, वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देख के थोड़ा डर लगने लगा, तो पहले एमसीक्यू से स्टार्ट किया। ठीक है, उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन लिया, पकड़िया, जैसे जैसे लिखता गया वैसे वैसे फ्लो आ गया था, वैसे वैसे आता गया। सो दोस्तों, ये आपने ना एकदम अच्छे से समझ के चलना है, जब भी पेपर टफ आता है तो आपको कई बार हो सकता है अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़े। तो जैसे इन्होंने कहा, पहले ये बाकी सब्जेक्ट्स में क्या कर रहे थे, पहले 3 डिस्क्रिप्टिव करे, फिर एमसीक्यू करा, फिर बाकी बच्चे 2 डिस्क्रिप्टिव करे। क्या ऐसे ही चल रहा था? हाँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे। बट जब ऑडिट में इन्होंने देखा कि भाई साहब यहाँ तो बैंड बज रही है, यहाँ तो थोड़े से डिस्क्रिप्टिव में थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस आ गए, तो इन्होंने देखा एमसीक्यूज पहले करते हैं और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव करेंगे। अब उसके बाद जब आप डिस्क्रिप्टिव करने गए तो थोड़ा हो रही थी चीजें? हाँ सर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था, वो 5th वाला पूरे 3 क्वेश्चन आ रहे थे मुझे,
तो पूरा मैं लिख दिया था। बाकी के क्वेश्चंस में इक्का दुक्का आपको लग रहा था डाउटफुल है? बाकी भी 2 क्वेश्चंस हैंडल हो गए थे। लास्ट 2 क्वेश्चंस में एक दो चीजें ऐसे लग रही थी, तो भी ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन 1-2 बार पढ़ा तो वो कॉन्सेप्ट हाँ इस स्टैंडर्ड का है, वैसे जैसे जैसे इस स्टैंडर्ड में और डेप्थ गया, हाँ कौन से कॉन्सेप्ट का है, वो पॉइंट्स लिख के आ गया था। लास्ट में अपना कंक्लूजन अपने हिसाब से लिख के आ गया था। ग्रेट। सो अगर आपको डिफरेंट क्वेश्चन भी मिलता है तो 2 ऑप्शन है, या तो उस जगह को खाली छोड़ दो, हम गिव अप कर दें वहाँ पे, या फिर आप अपना बेस्ट दे सकते हो। आई थिंक दिस इज व्हाट ही डिड कि हमने जो स्टैंडर्ड्स पढ़ रखे हैं उसमें कम से कम जो बात हमको समझ आती है, जो हम सीख चुके हैं, उसको यूज करके अपनी तरफ से जो कंक्लूजन बनता है एटलीस्ट वो वहाँ पे लिखें। अच्छा एक बात और बताओ, क्या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में भी आपने कुछ एबीसी एनालिसिस किया था कि ये स्टैंडर्ड्स में पढ़ के जाऊंगा, ये स्टैंडर्ड्स में छोड़ के जाऊंगा? हाँ, एक्चुअली मेरा पूरा फोकस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और एथिक्स पे ही था। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और एथिक्स पे था। जो नए स्टैंडर्ड्स ऐड हुए थे उन पे? हाँ, उन पे भी पूरा पूरा फोकस आपने किया था। उनमें भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी? उनमें भी कमी नहीं। उनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होती थी कि यार ऐसे 800 सीरीज में भी यही बात लिखी है, एसआरई में भी कुछ ऐसा वैसा कह रहे हैं, फिर एसएई में भी कुछ ऐसा ऐसा कह रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होती थी? हाँ, बहुत बार होती थी। हाँ, कहाँ पे प्रैक्टिशनर वर्ड यूज करना है, कहाँ पे ऑडिटर का, कहाँ पे मैनेजमेंट, कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पार्टी। हाँ, जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, 2-3 बार पढ़ा, वैसे वैसे समझ आ गया था। हाँ, ये रिव्यू का रिलेटेड है तो यहाँ पे ऑडिटर नहीं यूज कर सकते, प्रैक्टिशनर यूज करना। जैसे जैसे हम 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं, वैसे वैसे आप चीजें बैठ जाती है दिमाग में। यही बात पता है किरण ने भी कही थी। तो आपसे पहले मैंने इंटरव्यू किया था किरण मंडराल के साथ, हु सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 3। तो शी आल्सो सेड द सेम थिंग कि जो अदर स्टैंडर्ड्स है ना, इनकी गेम ये कि पहले ये ना सलमान खान की तरह है, ठीक है? ये किताब में तो आते, समझ में नहीं आते पहली बारी में। तो आपने क्या करना है ना, कम से कम इनको 2 से 3 बार रिवाइज जरूर करना। जब तक आप 2 से 3 बार इनको रिवाइज नहीं करते ना, तब तक ये आपके माइंड में सेट नहीं होता कि अच्छा इस स्टैंडर्ड में ये बात कर रखी है, इस स्टैंडर्ड में ये बात कर रखी है। तो बच्चे को गेम ही यही है, चीट कोड ही यही है मेरे हिसाब से। चीट कोड ही यही है कि 2 से 3 बार आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा एक बात और बताओ, आपने ऑडिट की लगभग कितनी रिवीजन करी हो, कितनी बार उस चीज को गो थ्रू किया है बिफोर राइटिंग द एग्जाम? सच्ची सच्ची बताना। हाँ, सर वो क्या था, ऑडिट को सेपरेट सब्जेक्ट मान के नहीं चल रहा था मैं। ठीक है। रोज का 3 घंटे ऑडिट को अलोकेट कर दिया। क्लास के बाद? हाँ, क्लास के बाद नहीं सर, जो प्रिपरेशन टाइम था। हाँ, जो प्रिपरेशन लीव थी। हाँ, प्रिपरेशन लीव थी। क्लासेस तो मैं प्रिपरेशन हो चुकी थी। हाँ, क्लासेस तो पूरे कंप्लीट हो चुकी थी प्रिपरेशन लीव के पहले से ही। उसके बाद क्या, ऑडिट का क्या था, सेपरेट सब्जेक्ट नहीं मानता था उसको। हाँ, वो तो पहले से ही मालूम था कि उसको बार बार पढ़ना होगा, नहीं तो चीजें भूल जाते, उसमें जल्दी भूल जाते। तो दिन का 3 आवर्स ऑडिट को अलोकेट कर दिया था। उसमें क्या था, 2 आवर्स में नया टॉपिक्स पढ़ता था और 1 आवर वापस से पुराने वाले रिवीजन करता था। क्या बात है। हाँ, जैसे जैसे करता गया तो लास्ट तक ऐसा ही यही स्ट्रैटेजी थी। कम से कम बोर नहीं हो जाते थे रोज रोज ऑडिट? हाँ, वो तो तंग आता था। तो भी वो था कि हाँ, ऑडिट में थोड़ा वीक लगता था। देखो भाई, मजे की बात सुननी आपने, अगर ये कह रहे ऑडिट में थोड़ा वीक लगता था, तंग आता था, फिर भी भाई ने गिव अप नहीं किया। सो आई थिंक दिस इज व्हाट यू ऑल नीड टू लर्न। देखो, तंग सबको आता है, वीक सबको लगता है, बट अपने को छोड़ने का नहीं है जब तक अपन अच्छा नंबर ना स्कोर करते हैं। और यही चीज है कि देखो, जिस बच्चे को तंग आ रहा है, जिस बच्चे को वीक लग रहा है, वही बंदा ऑल इंडिया हाईएस्ट लेके आ रहा है। तो हम अपने आप को पता नहीं कम क्यों समझ लेते कि यार हमसे नहीं हो पाएगा। पता है, हो सबसे पाएगा। अपने को बस क्या करने की जरूरत है? कोशिश करनी, अपनी कोशिश करनी की। हाँ, वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। ग्रेट। अच्छा एक बात और बताओ, सपोज मैंने एक बार एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद मैं अगली रिवीजन में गया, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता था मेरे साथ तो धोखा हो गया, जो पिछली बार पढ़ा था वो तो याद ही नहीं आ रहा? हाँ, वैसे तो 2-3 रिवीजन के टाइम पे ऐसा लग रहा था। जैसे कि 4th रिवीजन पे गया तो फिर चीजें अपने आप बैठ गई। बस 1-2 बार गो थ्रू किया तो अपने आप वो याद आ गए, रिकॉलिंग होने शुरू हो गई थी। तो देखो, ये बात भी इन्होंने बिल्कुल सही बताई। वो कहते हैं ना, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, तो भूलता भी सबको है। सबका माइंड एक जैसा है। हमको क्या लगता है ना, हमारे साथ ही दिक्कत है, भगवान ने हमारे में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट डाला है। नहीं, बट एक्चुअल में मैं बताऊं ना, ऑडिट चीज ही ऐसी, हमको लगता है हम सीधा एग्जाम से पहले पढ़ेंगे तो याद रहेगा। ऐसा नहीं होता। जब तक आप उसको 2 से 3 बार रिवाइज नहीं करते, तब तक वो कंफर्ट नहीं आता, याद नहीं होता। ग्रेट। अच्छा एक बात और मुझे आप बताना, लास्ट 1.5 डेज ये बच्चों का बड़ा पेन पॉइंट रहता है कि इतना सारा सिलेबस हम आखिरी 1.5 डेज में कैसे पढ़े। तो आपने उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि मैं लास्ट 1.5 डेज में क्या करूंगा? हाँ, वही मैं ऑडिट को ही लास्ट रिवीजन के टाइम ऑडिट को ही लास्ट सब्जेक्ट रखा था। ठीक है। जो लास्ट रिवीजन का और एग्जाम के बीच में 10 दिन का गैप, एफआर से जस्ट पहले। हाँ, एफआर से जस्ट पहले, एफआर रिवीजन के जस्ट पहले ऑडिट का कंप्लीट किया था। ठीक है। तो ऑडिट के रिवीजन और एग्जाम के बीच में वो 10 दिन का ही फर्क था। ठीक है। तो
उस हिसाब से मैनेज हो जाता था। ठीक है। और क्या है अब की बार प्लस पॉइंट था कि हमको 3 डेज मिल गए 3 डेज मिले थे भाई साहब, तो- चीटिंग हुई है इनके साथ, ठीक है, इनको 3 दिन मिले हैं इसी वजह से 80 नंबर आए हैं। हाँ, वो एक दिन ड्यूटी कर लिया था, जैसे कि सर बीबी सर बोल रहे थे वैसा एक 3 दिन में से एक दिन आपने ड्यूटी किया, पर दिए आपने ऑडिट को 2 ही दिन थे। हाँ 2 ही दिन थे। हाँ, भाई हाँ। बंदा देखो सच्चा, दिए ऑडिट को 2 दिन ही है, 2 दिन में ही 80 मार्क्स लेके आया है, ठीक है। तो वो 2 दिन में आपने मैनेज करने के लिए कैसे सोचा कि कौन से क्वेश्चन है जिनको मुझे इन 2 दिन में करना है, कौन से कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है? हाँ। हाउ डिड यू डिसाइड अबाउट दैट? 1.5 डेज के टाइम तो क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस नहीं किया था। क्वेश्चंस आपने हाँ, लास्ट में कोई प्रैक्टिस नहीं practice करे, नहीं। पूरा जो- फोकस नोट्स पे किया? नोट्स पे था। ठीक है। और जो भी एडिशनल जो भी ऐसे ही एडिशनल क्वेश्चंस जो भी पूछ रहा था, जो नए एडिशनल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस में, हाँ, हाँ नए क्वेश्चंस जो भी थे उसको देख के चला उसको गया एक बार था। go through कर लिया। हाँ उसको एक बार गो थ्रू करके चला गया चले था। गए। वो 10 डेज एक्चुअली गैप तो 10 डेज ही था। तो लास्ट रिवीजन के टाइम तो क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया था। और 10 डेज के गैप में इसलिए एक रिस्क लेके चला गया, ठीक है नोट्स पढ़ेंगे तो लिख लेंगे, मैनेज हो जाता बोल के। सो ये आपने चीज सीखनी है, लास्ट रिवीजन तक आप क्वेश्चंस भले ही कर लो, बट जो लास्ट 1.5 डेज मिल रहे हैं उसमें आपका मेजर फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स पे, ताकि अगर ऐसे नए क्वेश्चंस भी बनाए आप उसको डील करके डील चल करके सको। चले अब लास्ट मेरा आपसे एक पॉइंट और है, ये जो आखिरी 1.5 डेज थे, 2 डेज थे, इसमें आप क्या ये कोशिश कर रहे थे सारी चीजें मुझे रिकॉल होनी चाहिए, या फिर आप देख रहे थे कि भाई कॉन्सेप्ट देखा, थोड़ा पॉइंट्स को रीड किया, रिकॉल किया, आगे बढ़े? व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी फटाफट करने की? हाँ एक्चुअली स्टार्टिंग रिविजन्स में तो ऐसा ही था कि पूरे पॉइंट्स रिकॉल करने ही करके ही चलना है। ठीक है। वैसे मैं लास्ट में 1 मंथ में एग्जाम्स लिखा था, ठीक है। तब समझ आ गया था कि चीजें अपने आप रिकॉल हो जाती है, जैसे हाथ चलता है वैसे वैसे अपने आप रिकॉल हो जाती थी। तो तब समझ आ गया था कि पूरे पॉइंट्स रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, जो भी मेन पॉइंट्स है, जो भी कीवर्ड्स है उसको रीड करके चलेंगे तो बस है, एग्जाम में तो अपने आप याद आता हो। ग्रेट। सो आपने फोकस करना है पहले चीजों को अच्छे से याद करने में, रिकॉल करने में। लास्ट 1.5 डेज में अगर आप चीजों को गो थ्रू भी फटाफट करते हुए चलते हो तो भी वो चीजें आपको एग्जाम में याद आ जाती हैं। जो आपने लास्ट में बोला कि मैंने एग्जाम्स वगैरह लिखे थे, आपने कितने मॉक टेस्ट दिए ऑडिट के? दो पेपर्स लिखा था। दो पेपर आपने ऑडिट के लिखे, राइट? आईसीआई का मॉक टेस्ट दिया था? आईसीआई का एक दिया था। आईसीआई का पहला मॉक टेस्ट दिया था। हाँ, उसमें जब आपने नए क्वेश्चंस देखे तो आपका कॉन्फिडेंस हिला था? हाँ जरूर हिला था सर। बट उसमें भी आपने कितने नंबर स्कोर करे? उसमें 60 मार्क्स स्कोर कर पाए, राइट? हाँ, correct। सो आखिरी में आप बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से वो ऑडिट में एकदम बढ़िया नंबर ला सकते हैं? लास्ट टिप फ्रॉम प्रभु राम जी, बताओ। या मैं यही कह के चलना चाहूंगा कि जितने हो सकते हैं उतने ज्यादा रिविजन्स करो। ठीक है। और कीवर्ड्स पे फोकस करना है, मेन फोकस, और साइमल्टेनियसली क्वेश्चन बैंक करके चलना चाहिए। क्वेश्चन बैंक साइमल्टेनियसली करके चलना चाहिए, लास्ट तक नहीं अटकाना चाहिए। लास्ट तक नहीं अटकाना चाहिए। मुझसे भी एक गलती हो गई थी। मैं सोच रहा था कि हाँ ठीक है नोट्स पढ़ के चलते तो क्वेश्चन बैंक तो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता, लेकिन जब करने बैठा तब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में, हाँ वो कॉन्सेप्ट और टॉपिक आइडेंटिफाई करने में थोड़ा दिक्कत हो रही होती है, तो प्रैक्टिस करके वो ठीक होता है। हाँ 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप फिर वो थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है अपना। हाँ ऐसे समझना है, ऐसे सोचना है बोल। ग्रेट। तो कई सारी अच्छी चीजें सीखी हमने यहाँ। सर क्या कोई बच्चा परफेक्ट नहीं होता? ऑन द डे 1 उसको मेहनत करनी पड़ती ताकि वो परफेक्ट हो सके। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप 3 से 4 बार अगर अच्छे से रिवाइज करके जा रहे हो बिफोर द एग्जाम्स, डेफिनेटली यू विल स्कोर रियली ग्रेट मार्क्स। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कंफर्टेबल नहीं देते आपको एग्जाम के लिए, क्वेश्चंस करना भी उतना ही जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कॉन्सेप्ट्स को कैसे आपने अप्लाई करना है फॉर योर क्वेश्चंस एंड ऑल। सो थैंक यू सो मच प्रभुराम प्रकाश जी फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड गाइडिंग द स्टूडेंट्स। एंड यस, लास्ट में हम वही बोलेंगे जो हम हमेशा बोलते हैं, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे।